धन्यवाद चंद्रभान जी। मोंटेक सिंह जी तो अभी चले गए हैं। साथ ही साथ मिलिंद कांबळे जी वो जो वापस आएंगे, अशोक भारती जी और सारे दोस्तों। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जैसे कि मोंटेक जी ने भी कहा, हम दोनों भी अंग्रेजी में बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस माहौल में हिंदी बोलना ज़्यादा उचित रहेगा। मोंटेक जी तो मेरे से अच्छी हिंदी बोलते हैं। मेरी हिंदी तो बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं बम्बई से आता हूँ और आप जानते हैं बम्बई के लोग अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तुम नीचू जाना फिर मैं पीछू से आता हूँ, ऐसी हिंदी हम लोग बोलते हैं। दिल्ली में आने के बाद मेरी हिंदी थोड़ी सुधर गई है, लेकिन मेरे साथ में जो हिंदी बोलते हैं उनकी हिंदी बिगड़ गई है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, अगर इसमें कुछ गलतियां रहेंगी तो आप मुझे माफ करेंगे। दोस्तों, मैं मोंटेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आके अपने विचार आपके सामने रखे। और ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि ये फोरम में मोंटेक जी के आने का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देश की नीतियां चलाने वाले जो गिने गिने लोग हैं, उसमें मोंटेक जी का स्थान बहुत अव्वल रूप का स्थान है। और उनका इस फोरम में आके अपने विचार प्रदर्शित करना, ये अपने आप में इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं साथियों एक बात जाधव साहब को टोकते हुए कह रहा हूं कि मोंटेक सिंह साहब ने शुरू में तो मना कर दिया था। नरेंद्र यादव साहब ने ये इंश्योर किया कि वो इस मंच पर आएं और हमारे बीच में बात रखें। ये सब डॉक्टर नरेंद्र यादव जी हमारे संरक्षण उनकी कार्य। जैसे कि मिलिंद कांबळे जी ने कहा, ये ऐसी बातें हम बताने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं वो अंदर से काम करते हैं। और मैं तो कहते आ रहा हूं अशोक भारती जी से कि आप लोग बाहर से लड़ रहे हैं, हम लोग अंदर से लड़ने की कोशिश करेंगे। और ये अंदर से लड़ने की जो बात है, उसमें मोंटेक जी का यहाँ आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी इस परिषद की उपलब्धि हो गई है। सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के पहले मैं और भी बताना चाहता हूं कि मोंटेक जी ने जैसे कई मुद्दे उठाए, उसके पर भी मैं गौर करूंगा, और उन्होंने जो नहीं कहा है उसके ऊपर भी मैं गौर करूंगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस जो हो गई है, ये कॉन्फ्रेंस अभी 12th प्लान जिसका जिक्र मोंटेक सिंह जी अहलुवालिया ने किया, वो 12th प्लान हम लोगों ने करीबन फाइनलाइज किया है। और जैसे कि अशोक भारती साहब ने कहा था कि उसमें जो लोगों के साथ कांटेक्ट रहा, वो कांटेक्ट में दूसरे एनजीओज को और प्राइवेट सिविल सोसाइटी जिनको इसमें शामिल किया गया 12th प्लान की चर्चा में, वो सारे उच्च जाति के लोग थे। और उसमें उसको बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अशोक भारती जी ने उठाया है। इसके बारे में मैं एक तो बात कहना चाहूंगा कि 12th प्लान की उनका कहना ये सच है कि ज्यादातर जिन लोगों के साथ में कंसल्टेशन किया उसमें उच्च जाति के लोग भी काफी थे। लेकिन इस बात का मैं आपको आपके लिए बताना चाहता हूं कि 12th प्लान को अंतिम रूप देने के लिए जो बहुत सारी स्टीयरिंग कमिटीज और बहुत सारी वर्किंग ग्रुप जो बनाई गई थी, उसमें पहली बार हमारे इतिहास में पहली बार बहुत बड़े तादाद में दलित इंटेलेक्चुअल्स को, सारे लोगों को सम्मिलित किया गया था। और उसमें यहाँ जो महानुभाव बैठे हैं, अशोक भारती जी जैसे कि चंद्रभान जी हैं, ये सारे लोगों को उसमें समाविष्ट किया गया था। तो हमने वो प्रक्रिया चालू कर दी है। अभी उसको अगले स्तर में लेते जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी यहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने इसी बात पर गौर किया और उन्होंने अशोक जी से कहा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। नरेंद्र यादव ने शुरुआत तो की है, लेकिन इसको आगे लेने के लिए इसके बाद में 12th प्लान के बाद में जो भी नियोजन आयोग में चर्चा होगी, उस चर्चा में शरीक होने के लिए नैगडोर को सिविल सोसाइटी की तरफ से आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेटिव करके सिलेक्ट करना ये थोड़ी पेचीदा कॉम्प्लेक्स बात होती है। मैं उन्होंने जो कहा वो बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस,
ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग एजेंसी होती है, वो फंड करते हैं, और दलितों की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ये फंडिंग नहीं होता है, तो उनको आने के लिए दिक्कत होती है। तो उन्होंने इस बात पर अभिवचन दिया है यहाँ पर कि इसके बाद में प्लानिंग कमीशन में, नियोजन आयोग में जो भी चर्चा होगी उसके लिए हम उसके लिए नैकडोर को तो इनवाइट करेंगे ही, और वो करते वक्त हम 500 लोगों को तो नहीं बुला सकते, लेकिन नैक के कोई शिष्टमंडल को, कोई गुट को यहां बुला के प्लानिंग कमीशन में बुलाने के लिए उसका खर्चा भी प्लानिंग कमीशन उठा सकता है। ये मोंटेक सिंह ने जाते जाते कहा। मुझे लगता है कि ये जो 5 दिन के हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, उसमें नैकडोर के लिए एक विशेष रूप से जगह दी जाएगी, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मैं मानता हूं। इसमें कई बातें मुझे बतानी है, तो मैं संक्षेप में कहूंगा क्योंकि 12:30 बजे मुझे निकलना है। मोंटेक जी ने जो बात की उसी को मैं और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक बात जो की, वो पहली बात जो की, वो शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान की बात की। ये जो प्लान है, शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, ये 35 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका अमल जिस कदर से होना चाहिए, जिस निष्ठा से होना चाहिए, वो कहीं पर भी नहीं होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्ष चालू होने के बाद भी, इतने वर्षों से चालू रहने के बाद भी उसका अमल ठीक से नहीं हो रहा है। और उसमें प्लानिंग कमीशन में जब मैंने चार्ज लिया तो पहली बात ये की कि प्रधानमंत्री जी से मैंने ये मुद्दा उठाया कि ये जो नेशनल, ये जो प्लान है, शेड्यूल का सब प्लान, इसको या तो ठीक तरह से अमल कीजिए, नहीं तो इसको बंद कर दीजिए। ये क्या तमाशा है कि हम लोग इतने दिन से चला रहे हैं, लेकिन वहां से उसके तहत जो भी पैसा, जो भी निधि दलितों के पास पहुंचना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं पहुंचता है। कई राज्यों में उस निधि को नाम के वास्ते बताते हैं और वो वहां से अलग जगह पर डाइवर्ट कर लेते हैं, किसी भी काम में लगा लेते हैं। और प्लानिंग कमीशन ने जो गाइडलाइंस दी थी उसका उल्लंघन होता है। गलती से कुछ जगह पर उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, अमल होता है, लेकिन ज्यादातर वो नहीं हो रहा है। स्वयं पंतप्रधान जी ने इनिशिएटिव लेके एक समिति का गठन किया, जिसका मैं खुद चेयरमैन था। उन्होंने ये जो प्लानिंग कमीशन की जो गाइडलाइंस है शेड्यूल का सब प्लान के ऊपर, उसको सुधारित किया, जिसके बदौलत एक अच्छा, ज्यादा अच्छा उसका अमल, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होने के लिए बहुत सुविधा उपलब्ध हो गई। और उसका अगला कदम जो है, वो अगला कदम भी अभी उठाया गया है। और वो अगला कदम ये है कि ये जो गाइडलाइंस है, इसके साथ एक जो मुसीबत वो ये है कि ये गाइडलाइन अगर कोई राज्य या केंद्र सरकार का कोई विभाग अगर इसके ऊपर अमल नहीं करता है, तो उनको पनिशमेंट देने के लिए प्लानिंग कमीशन के पास कुछ भी रास्ता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस गाइडलाइन को प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइन के बजाय उसको हम कैबिनेट गाइडलाइंस के रूप में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जब कैबिनेट की गाइडलाइन होगी तो उसके अमल में बहुत सारा सुधार हो सकता है। उसका अगला कदम जो है, वो ये जो गाइडलाइंस है उनको कायदे का रूप दे देना। ये जो गाइडलाइंस है, इनको अगर इसको कायदे का रूप में अगर आप बदल देंगे तो उसमें इंप्लीमेंटेशन पूरी तरह से होगा, और अगर नहीं होगा तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत खुशी से मैं बताना चाहता हूं कि गए सप्ताह में, अभी जो सप्ताह समाप्त हुआ, उस सप्ताह में आंध्र प्रदेश के राज्य ने ये कायदा मंजूर कर लिया है और पूरे देश के लिए उन्होंने मिसाल कायम की है। तो अभी हमारा प्रयास ये रहने वाला है कि अगर आंध्र कर सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते, और इतने सारे राज्य अगर करते हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करती है। तो इस प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। एक आंध्र प्रदेश का मैं बात बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश में ये कायदा होने से हर एक वर्ष 10,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत दलितों के लिए उपलब्ध होगी।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसको कायदे में सब जगह पर अगर इसका रूपांतरित किया जाए और उसका अच्छी तरह से अमल हो जाए तो कितने बड़े तादाद में, कितने बड़े पैमाने पर निधि दलितों के उद्धार के लिए उपलब्ध हो सकता है। तो उस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। ये कह रहे हैं अशोक जी के उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ आ सकता है, सारी जगह पर ये पैसा बढ़ सकता है और ये नीति है। ऐसे हम लोग ये नहीं कह रहे कि नई नीति आप कोई चलाइए, जो आप कर रहे हैं वो अगर आप ढंग से करेंगे तो कितना महत्वपूर्ण वो साबित हो सकता है, इसकी बात अभी हो रही है और हमारा यही प्रयास रहना चाहिए। और मोंटेक सिंह साहब ने, जो कि बहुत बड़े समर्थक इसके हैं, उन्होंने भी ये अभी मान लिया है कि इसको हम सारे राज्यों को, अभी कल ही परसों मैंने मेरी जो सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है उसकी जो नई मंत्री है कुमारी सैलजा जी, उनसे बात हो गई और उन्होंने मुझे बताया है कि अगले 15 दिन में सैलजा जी सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को खत लिखेंगी और कहेंगी कि देखिए आंध्र ने ये किया है, आप भी करने की दिशा में विचार कीजिए। तो ये रुख जो अपनाया जा रहा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मोंटेक साहब जी ने ये बताई थी कि उन्होंने डिक्की के बारे में काफी बताया और ये कैसे एंटरप्राइजर्स की एसोसिएशन है और वो क्या क्या करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मिलिंद कांबळे जी यहाँ पर है, चंद्रभान जी यहाँ पर है, जिन्होंने बहुत मेहनत से, और वो तो आपसे बात करेंगे ही, और उन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने जो वेंचर कैपिटल फंड की बात की थी उसके बारे में भी मिलिंद जी तो बताएंगे कि वो एसएमई फंड कैसे कर रहे हैं, उसका जो प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वो तो मोंटेक जी कह रहे थे कि वो वेंचर कैपिटल फंड जो रहेगा उसमें दलित एंटरप्रेन्योर का योगदान रहेगा और रहना चाहिए, वो तो रहना ही चाहिए, उसके साथ में सरकार का योगदान रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जो गवर्निंग बॉडी आप करेंगे, इस गवर्निंग बॉडी में दलित लोग छोड़ के जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग रिजर्वेशन के इतने पक्ष में हैं कि इस मामले में हम लोग दलितेतर को, दलित छोड़ के और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको रिजर्वेशन देने के लिए भी तत्पर रह सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि ये सब करते हुए ये जो वेंचर कैपिटल रहेगा, तो मैं मिसाल देना चाहता हूं कि पहले बैंकिंग सेक्टर में, मैं पहले रिजर्व बैंक में काम करता था, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा था, तब ये हो गया था कि सरकार की जो नीति थी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, हर एक बैंक को चाहिए कि वो 40% जो जिस क्षेत्र को अग्रक्रम दिया है उसमें वो रखा जाए, उनके लिए वो देना चाहिए, अमुक हिस्सा देना चाहिए, उसमें एग्रीकल्चर को कितना, स्मॉल ट्रेडर्स को कितना, ये सब बता दिया था। तो कई बैंकों ने यह मुद्दा उठाया कि हम लोग कर नहीं सक रहे। तो इसके ऊपर रिजर्व बैंक ने जो नीति चलाई थी वो नीति बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे कि विदेशी बैंक है, विदेशी बैंक का एग्रीकल्चर में कुछ योगदान नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि हम कैसे 18% एग्रीकल्चर को देंगे। तो उसके ऊपर जो सुझाव आया वो सुझाव ये था कि जो बैंक नहीं कर सकती है डायरेक्ट लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, उनका वो जो पैसा है वो एक अलग फंड में रखा जाए, RIDF उसका नाम दिया था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और वो फंड में उधर वो क्रेडिट करेंगे और जो भी उनको शॉर्टफॉल आता है उसके लिए उनको जो पेनल्टी होगी वो सारा वो RIDF में क्रेडिट करेंगे। तो RIDF के माध्यम से वो पहुंच सकता है। इसी तरफ से मुद्दा यह है कि जो भी राज्य शेड्यूल का सब प्लान या ट्राइबल सब प्लान के तहत जो कायदे से उनको करना चाहिए वो अगर नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो वो जो शॉर्टफॉल होने वाला है वो शॉर्टफॉल टालने के लिए ऐसे प्रोविजन का हम लोग विचार कर सकते हैं कि वो सारा पैसा ये वेंचर कैपिटल में लगा दे। तो हर एक राज्य जो भी डायरेक्टली शेड्यूल का सब प्लान में नहीं कर सकता है किसी वजह से, वो सारा पैसा अगर वेंचर कैपिटल फंड में आ जाए तो उससे बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जो बात मोंटेक सिंह जी ने की कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए डीकी का तो ये कहना है कि उसके दलित एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना चाहिए। ये बात तो सही है कि एम्प्लॉयमेंट सारे क्षेत्र में बढ़नी चाहिए, दलितों के ऑर्गेनाइजेशन में बढ़नी चाहिए और औरों में भी बढ़नी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से अगर ये वेंचर कैपिटल का निर्माण होता है और वहां इतना बड़ा निधि अगर प्राप्त होता है तो उससे बहुत अच्छा परिणाम जरूर हो सकता है। मोंटेक जी ने ये भी आपको कहा
कि एजुकेशन के फील्ड में 12वीं योजना जो हम लोगों ने अभी अंतिम रूप उसको देना है, लेकिन लगभग वो हो गया है। और इस महीने के 27 तारीख को दिल्ली में जो बैठक होगी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें सारे मंत्रीगण होते हैं और हर एक राज्यों के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें शरीक होते हैं। और यह अपने देश की सबसे बड़ी बॉडी होती है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसकी बैठक इस महीने के 27 तारीख को है और उस बैठक में 12वीं योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद में ये 12वीं योजना सब जगह उसके डॉक्यूमेंट्स बांटे जाएंगे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो गई है, वो कॉन्फ्रेंस 12वीं योजना बहुत एडवांस स्टेज में जाने के वक्त हो गई है। और ये जो कॉन्फ्रेंस, जो तीसरी कॉन्फ्रेंस है नैकडोर की, तो मैंने उस दिन ये सुझाव रखा था, उद्घाटन के प्रसंग में मैंने ये सुझाव रखा था कि इसके बाद में नैकडोर का तो हर एक कॉन्फ्रेंस ये पहले कॉन्फ्रेंस से अच्छा रहा है, लेकिन अभी जरूरत ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदलनी चाहिए। हर एक 5 वर्ष से करने के बजाय हर एक 3 वर्षों के बाद में नैकडोर की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि इस कॉन्फ्रेंस से, नैकडोर की इस कॉन्फ्रेंस से सरकार को, जो नियोजन आयोग को, सरकार को जो दिग्दर्शन मिल रहा है, जो मार्गदर्शन मिल रहा, वो सही वक्त पर मिल जाएगा। 2012 टू 2017, 2012 से लेके 2017 तक ये 12वीं योजना है। तो 12वीं अगली योजना का काम जब चालू हो जाएगा, इस योजना का जो मिड टर्म रिव्यू है, वो ये 5 बरस के बीच में होगा, तो वो होगा 2015 साल में। तो आपकी कॉन्फ्रेंस अगर उस वक्त रही, 3 बरस का फ्रीक्वेंसी रख के उधर होगी, तो 12वीं योजना के पुनर्मूल्यांकन में आप अच्छी तरह से योगदान दे सकते हैं। उसके बाद में जब 3 बरस रहेगी, तो आप 13वीं योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आपका एक पंचवार्षिक साइकिल है और पंचवार्षिक योजना का अपना एक साइकिल है। ये दोनों को आप सम्मिलित करके अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आप बदल लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा योगदान मिल सकता है। और इसके बारे में आप विचार जरूर कीजिए। मोंटेक जी ने यह भी कहा कि ये 12वीं योजना जिस रूप से हम लोगों ने फॉर्मलाइज की है, उसमें एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया है। और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो बहुत जोर दिया है, उसमें बाकी सारे क्षेत्रों से ज्यादा लागत एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय पंतप्रधान जी ने घोषणा की है कि 2012 साल तक हमारे देश में 50 करोड़ 500 मिलियन स्किल्ड पीपल विल बी देयर। अभी स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत छोटे पैमाने पर होता है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बच चुके हैं। थैंक यू। ये बहुत बड़े पैमाने पर अभी हो रहा है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका भी मैं सदस्य हूं, नियोजन आयोग को बदल के, इन एडिशन टू द प्लानिंग कमीशन, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। उसमें मैंने एक मुद्दा उठाया था कि ये स्किल डेवलपमेंट का राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ा प्रयास हो रहा है, इसमें दलितों के लिए अलग से विचार होना चाहिए, उनके स्किल के लिए अलग विचार होना चाहिए। और अशोक जी ने जो कहा, ये बिल्कुल सही था कि हर एक दलित व्यक्ति, ये ही और शी इज अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, क्योंकि हमें दैनंदिन जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसी वजह से हम लोगों ने ये सारी डेवलपमेंट ये हासिल की है, जिसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग कहते हैं। आप जानते हैं, दुनिया में कोई भारतीय लोग जितना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, उतना अच्छा मल्टीटास्किंग दुनिया के कोई समाज नहीं कर सकता है। और उसमें भी आप देखेंगे अमेरिका में, आप देखेंगे तो अमेरिका में एक से छोड़ के 2 बात कोई अमेरिकन आदमी नहीं कर सकता है, आमतौर पर कोई नहीं कर सकता है। वो च्युइंग गम भी खाते हैं तो सीधा नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक बार वो एट वन टाइम दे कैन डू ओनली वन थिंग। तो आई हैड मेड अ स्टेटमेंट कि द ओनली मल्टीटास्किंग दैट एन एवरेज अमेरिकन कैन डू इज टू रीड अ मैगजीन व्हाइल सिटिंग ऑन द पॉटी। दैट इज द हाइट ऑफ देयर मल्टीटास्किंग। इसके आगे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं।
लेकिन हमारे देश में आप देखेंगे 5वीं 6ठी कक्षा पास हुआ और नापास हुआ व्यक्ति भी वो दुकान में जब काम करता है तो आप देखेंगे कि वो 5-6 काम आसानी से कर सकता है। वो एक को वो पूड़ी बांध के देगा, और दूसरे को कीमत बताएगा, तीसरे को देखेगा कि वो टेलीफोन के ऊपर कोई मार के उसमें पैसे तो नहीं निकाल रहा है, और बीच में अंदर देख के वो बोलेगा बीवी के, और वो बच्चा रो रहा है, बच्चे को संभालो। ये सारे काम वो आसानी से कर सकता है। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमको हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए मल्टीटास्किंग जो है वो हमें नेचुरल रूप से उपलब्ध होती है। और यही बात अशोक जी ने कही है। लेकिन इसको फॉर्मल स्किल्स में बदलने के लिए आज सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल्स है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन स्किल्स नहीं है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में दलितों के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जबकि देश के लिए इतनी बड़ी योजना हम कर रहे हैं कि 500 मिलियन 50 करोड़ युवा युवतियों को प्रशिक्षण देने की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं भारत की एवरेज आयु है, हमारे देश में एवरेज आयु है सिर्फ 24 ईयर्स। 2020 में भारत की आयु होगी, सरासरी आयु होगी, एवरेज आयु होगी 29 ईयर्स। 2020 में भारत का सरासरी एवरेज एज रहेगा 29 ईयर्स। तब अमेरिका का एवरेज एज कितना रहेगा? 37। चाइना का एवरेज एज कितना रहेगा? 38। वेस्टर्न यूरोप का, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कितना रहेगा? 42 ईयर्स। और जापान का एवरेज एज रहेगा 48 to 49 ईयर्स। इसका मतलब है कि हमारे देश को तरुणाई का, जवानी का वरदान मिला है। और हमारे देश में बहुत अगले अगर 20 बरस देखेंगे तो अगले 20 बरस में अपने देश को बहुत बड़े पैमाने पर, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, वो उपलब्ध होने वाला है। और ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए ये सारे युवा युवतियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट उनके करने की जरूरत है, उनको अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। और उसी के ऊपर हमने जोर दिया है। 12वीं योजना में बहुत बड़ा जोर उसमें दिया गया है। लेकिन उसमें अलग रूप से दलितों के स्किल डेवलपमेंट का विचार होना चाहिए। और वो विचार होने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है सोनिया गांधी जी की, उनमें मैंने ये मुद्दा उठाया। और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी होती है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने अपना एक गुट बनाया है जिसकी अध्यक्षता मेरे पास ही है। वो दलितों के लिए स्किल डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए इसके ऊपर दिग्दर्शन करेगी। और आज आपने जो वेबसाइट का रूप धारण किया है, जिसका उद्घाटन किया है, ये इसमें बहुत अहम बात आपने की है। और मुझे लगता है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का जो ग्रुप रहेगा वो जब अगले महीने में सारे लोगों से कंसल्टेशन करेगा तो मैं आपको अभिवचन देता हूं अशोक जी कि आपके नैकडोर का उसमें स्पेशल प्रेजेंटेशन रहेगा। और आप सबकी जो भावना इसके बारे में है उसको मूर्त रूप देने के लिए, सुझाव के माध्यम से मूर्त रूप देने के लिए हम जरूर नैकडोर के ऊपर भरोसा करेंगे। और नैकडोर इसमें बहुत काम आएगी, इसमें मेरे दिल में कोई आशंका नहीं है। दोस्तों, आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नैकडोर ये ऑर्गेनाइजेशन अभी जवान हो गई है। और जिस कदर से अशोक भारती और सारे सहकारियों ने 5 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलाई है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप सब लोगों ने अशोक जी का साथ देके एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण किया है। और इस शक्ति के माध्यम से हम भविष्य में हम जो भी संघर्ष व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं उस संघर्ष को संगठित रूप में सरकार के बल्ले बांधने के लिए और उससे बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए, इसके लिए ये बहुत बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। तो आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। अशोक जी, लोगों की भावना जो है
वो भावनाओं से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं भी आपके साथ हूं। धन्यवाद।